वेलकम बैक। अगर आप CSS, PMS या PCS के लिए करंट अफेयर डेली फॉलो कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हर इशू में सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा कि ये क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में किस तरह से पूछा जा सकता है और कौन से सब्जेक्ट और पेपर में ये आ सकता है। ये जनवरी का डे 2 लेक्चर है, इसके लिए आखिर तक एंड तक ज़रूर देखें। तो नंबर 1 पर इशू आता है पाकिस्तान इन्फ्लेशन एंड द इकोनॉमी प्रेशर। ये क्या है, ये इशू क्या है? पाकिस्तान में प्राइसेस बढ़ रही हैं फ्यूल की और डेली आइटम्स की, मतलब कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, इसलिए लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई है। अभी दिसंबर में रिपोर्ट पेश हुई थी, जनवरी में क्या अपडेट आई है महंगाई की पाकिस्तान में। देखो, दिसंबर की डेटा के मुताबिक इन्फ्लेशन महंगाई 5.6% रिकॉर्ड हुई है, जो थोड़ी कम हुई है, पिछले साल से कम हुई है महंगाई, अभी सस्ती हुई है चीज़ें, लेकिन अभी कंसर्न टॉपिक से फिक्रमंद टॉपिक है ये, इसके लिए CSS में पूछा जा सकता है। अब देखो, CSS में सवाल आता है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन काजेस क्या हैं, क्यों महंगाई हो रही है और इसका इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है। अब ये इशू कौन से पेपर और कौन से सब्जेक्ट में आपसे पूछा जा सकता है, ये सब्जेक्ट और पेपर देखें। पाकिस्तान अफेयर में ये आपका इशू आएगा। इकोनॉमिक का पेपर है जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है CSS का, उसमें आएगा। इंग्लिश के पेपर में आ सकता है, आपका इंग्लिश का पेपर होता है, उसमें ऐसे आ सकता है इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड द इन्फ्लेशन इम्पैक्ट, ठीक है, तो इसमें हो सकता है। CSS रिटन एग्जाम से पहले MPT स्क्रीन टेस्ट होती है, उसमें MCQs आते हैं, तो करंट अफेयर से उसमें MCQs आपके क्या आ सकते हैं वो भी डेली में करवाता जा रहा हूँ, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? जनरल राइज इन प्राइसेस, मतलब कि हर चीज़ जो भी हम परचेज़ करते हैं डेली लाइफ के लिए वो महंगी मिल रही है हमें। पेट्रोल महंगा, सब्ज़ी महंगी, जो भी चावल, राइस, ये सब कुछ हमें महंगी मिल रहे हैं, उनमें इंक्रीज़ हो रही है उनकी प्राइस, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर MCQs है, महंगाई कौन मेजर करता है, कैसे पता चलता है कि महंगाई बढ़ रही है, कम हो रही है? ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये रिपोर्ट है जो कि पब्लिश होती है हर साल और ये बताती है पाकिस्तान में इस साल कितनी महंगाई कम हुई, कितनी इंक्रीज़ हुई, ठीक है। दूसरे नंबर का जो इशू है वो आपको CSS एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, आया होगा पहले भी, क्योंकि ये मैंने न्यूज़ से निकाले हैं, जो कि फर्स्ट लेक्चर में आपको न्यूज़ चैनल बताए थे, उनमें से ये सारी न्यूज़ निकाल कर आपके पास सेंड करता हूँ और ये CSS से कनेक्टेड है, रेलिवेंट है। रेड सी और ग्लोबल ट्रेड्स, दूसरा इशू ये है। ये इशू क्या है? रेड सी एक इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट है जो यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता है। अगर यहाँ सिक्योरिटी इशू हो तो शिपिंग और ऑयल प्राइसेस अफेक्ट होती है। अगर इसी रूट पर कोई भी सिक्योरिटी इशू होता है, मतलब कि जंग होती है या कोई भी कंट्री किसी भी हिसाब से यहाँ पर कुछ भी मसला ऐसा होता है तो पेट्रोल महंगा होता है और ट्रेड मुश्किल होता है, तो यहाँ से महंगाई भी शुरू होती है। रेड सी इसके लिए ट्रेड रूट के लिए, दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है। ये एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता है, तो आपस में कंट्रीज़ का क्या होता है, ट्रेड होता है, व्यापार होता है, इधर उधर चीज़ें आती रहती है, चलती रहती है। जनवरी में क्यों ये इम्पोर्टेंट रहा? 2026 में इंटरनेशनल ट्रेड और शिपिंग न्यूज़ में ये हाईलाइट रहा है, इसके लिए एग्ज़ाम में आ सकता है। एग्ज़ाम में, CSS एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है? CSS इंटरनेशनल रिलेशंस में स्ट्रैटेजिक ट्रेड रूट्स हमेशा पूछा जाता है, तो ये है इम्पोर्टेंट टॉपिक। सब्जेक्ट, ये कौन से आपके सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है और कौन से पेपर में ये सवाल आ सकता है? इंटरनेशनल रिलेशन पेपर 1 है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है CSS का, उसमें आता है ये, और करंट अफेयर का तो है ही है टॉपिक। उसके बाद इंग्लिश ऐसे में भी ये ग्लोबल ट्रेड और सिक्योरिटी इशू आ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। MCQs आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सुएज कैनाल किस दो सीज को कनेक्ट करता है? रेड सी और मेडिटेरियन सी को ये कनेक्ट करता है और यही एशिया और यूरोप के कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है। व्यापार चलता रहता है, एक दूसरे कंट्री कमाते रहते हैं, इनकम जनरेट होती रहती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती रहती है। बहुत सारे कंट्रीज़ यूरोप में है, बहुत सारे कंट्रीज़ एशिया में है, तो इनका ताल्लुकात यहाँ से कनेक्ट होता है, इम्पोर्टेंट है, इसके लिए ये MCQs। तीसरे नंबर पर जो इशू है वो अफ़गानिस्तान ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन, मतलब कि इंसान ज़ात का जो नुकसान होता है, इंसानी जानों का नुकसान होता है, उसको ह्यूमैनिटेरियन कहा जाता है। सिचुएशन बहुत ख़राब है।
ये तीसरा इशू है, बेसिक समझो, ठीक है। अफगानिस्तान में इकोनॉमी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से लोग एड पर डिपेंड हैं, क्राइसिस और पॉवर्टी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि अभी करंट जो सिचुएशन है अफ़गानिस्तान में, वो इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है। इकोनॉमी उसकी मजबूत नहीं है, अभी वो डाउन हो गई है, और पॉलिटिकल वहाँ की हुकूमत भी, सियासतदान भी डाउन हो गए हैं, उनमें इनस्टेबिलिटी आ गई है। लोग एड पर डिपेंड कर रहे हैं, मतलब कि इमदाद आए दूसरे कंट्री से, तो वहाँ पर लोग इतने परेशान हैं, उनको इमदाद की ज़रूरत है। क्राइसिस और पॉवर्टी ज़्यादा हो गई है अफ़गानिस्तान पर, ये लिखा गया है, ठीक है, न्यूज़ में। जनवरी की अपडेट क्या कहती है? जनवरी में एड प्रोग्राम्स और बॉर्डर टेंशन्स न्यूज़ में रहे हैं कि इमदाद चाहिए इनको, खाने पीने के लिए चीज़ें, पहनने के लिए चाहिए, जो चीज़ें होती है इंसान की डेली ज़रूरतें, वो इनको चाहिए, और ये प्रोग्राम चल रहे हैं। और बॉर्डर पर जो टेंशन है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान, यहाँ वहाँ पर ये जो मसले चल रहे हैं वो न्यूज़ में रहे हैं। CSS एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। CSS एग्ज़ाम पाकिस्तान अफेयर में अफ़गानिस्तान की सिचुएशन और रीजनल इम्पेक्ट सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो रीजनल बॉर्डर का कन्फ्लिक्ट है, MCQs में पता चल जाएगा कौन से सब्जेक्ट्स में ये आ सकते हैं। पाकिस्तान अफेयर में ये सब्जेक्ट आएगा टॉपिक, इंटरनेशनल रिलेशन का ये टॉपिक है। इंग्लिश ऐसे में आ सकता है रीजनल इंस्टेबिलिटी एंड ह्यूमन इशू, इंसानी ज़ात का नुकसान और रीजनल मतलब कि रास्ता इलाका जो कि अफ़गानिस्तान का और पाकिस्तान का बॉर्डर है, उनमें इंस्टेबिलिटी है, मजबूती होनी चाहिए, वहाँ पर सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए, ये लिखा गया है। समझने की कोशिश करें करंट अफेयर को, मैं पूरी डिटेल नहीं दे सकता पेपर की, ये करंट अफेयर आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चूँकि डेली में देता रहूँगा, डेली जो न्यूज़ आती रहेगी आपके पास सेंड करता रहूँगा। MCQs जो कि आपका ज़रूरी हैं पेपर के लिए, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान किस बॉर्डर से के साथ कनेक्ट है? जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है वो कौन सा है? उसको दुरांद लाइन कहा जाता है, ठीक है, ये MCQs आता है। चौथे नंबर पर जो इशू आता है पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस, ये आपको पता है जो कि इशू दुनिया में चल रहे हैं, वही हम जो कि CSS में पूछे जाते हैं, वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और वही डेली न्यूज़। जैसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था सब कुछ के CSS में कौन सी न्यूज़ और कहाँ कहाँ से पूछी जाती है, पहला लेक्चर वो आप देखें। अब देखो एक्सप्लेन, ये जो इशू है पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी का मतलब होता है वो चीज़ें जो दूसरी चीज़ों को चलाती हैं, वो मैंने एक इंग्लिश ऐसे दिया था एनर्जी क्राइसिस पर, वो आप लेक्चर देख सकते हैं। बिजली और गैस की सप्लाई इशू पाकिस्तान में मौजूद हैं, और सर्कुलर डेप्ट, ये भी इंग्लिश ऐसे में मैंने आपको कंप्लीट बताया था। सर्कुलेशन डेप्ट का मतलब ये होता है कि अवाम बिल देगी, ऊपर जाएगा, करप्शन नहीं होगी, तो जिस चीज़ों से बिजली बनती है वो ज़्यादा परचेज़ करेंगे, बिजली जहाँ पर बनती है वहाँ पर हम खर्च करेंगे, बिल्स मिलेंगे लोगों से, अवाम से कलेक्ट किए जाएंगे, और वो पेट्रोल ख़रीद किया जाएगा, और करप्शन नहीं होगी तो बिजली और गैस बनती जाएगी, ज़्यादा बनेगी और सस्ती हो जाएगी। फ्यूल प्राइसेस में बढ़ोतरी ने लोड शेडिंग को इंक्रीज़ कर दिया है पाकिस्तान में। अभी महंगाई कम हुई है जनवरी से 2026 से पाकिस्तान में। जनवरी में क्या हुआ? गवर्नमेंट एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स और इम्पैक्ट प्लान डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कस हो रहे हैं। एग्जाम में आपसे किस तरह से पूछा जाता है ये सवाल? CSS में एनर्जी क्राइसिस और सर्कुलर डेप्ट और सॉल्यूशन अक्सर क्वेश्चन में आते रहते हैं, ठीक है, ये आप याद रखना। ये किस सब्जेक्ट और पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक? पाकिस्तान अफेयर के लिए इकोनॉमिक्स टॉपिक है, जो कि सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो लोग उठाते हैं वो इसमें लिख सकते हैं। और एक है इंग्लिश ऐसे का पेपर, उसमें एनर्जी सिक्योरिटी और पॉलिसी सॉल्यूशन के हिसाब से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। MCQs जो कि पूछे जाते हैं, सर्कुलर डेप्थ किस सेक्टर में होता है मौजूद है? वो है एनर्जी में। सर्कुलर डेप्थ का यहाँ पर मसला है, ठीक है, सर्कुलर डेप्थ मैंने आपको समझाया। पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस का मेजर काज क्या है? पाकिस्तान में एनर्जी की कमी क्यों है? पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं हम, बाहर से मंगवाते हैं, अपना नहीं है, इसके लिए महंगाई है, और इसमें कमी है, इनएफिशिएंसी है इसके लिए। तो 5 नंबर पर जो इशू आता है वो है वर्ल्ड बैंक और डेवलपिंग कंट्रीज़। ये इशू क्या है? वर्ल्ड बैंक डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन और टेक्निकल सपोर्ट देता है, पॉवर्टी और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हेल्प करता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। जनवरी में अपडेट आई थी, पाकिस्तान और डेवलपिंग कंट्रीज़ के प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक
सपोर्ट कंटिन्यू रहा। उसने वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की सपोर्ट की कर दिया, कुछ शर्त रखी, कल मैंने लेक्चर में बताया था, शर्त रखी थी उन्होंने। सीएसएस में ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और डेवलपमेंट और लोन का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो ये सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट और पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक? ये इंटरनेशनल रिलेशन का सब्जेक्ट है जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है। पेपर 1 पेपर 2 होता है, ये 2 पेपर होते हैं, ये आप उठाएंगे ईजी रहेगा। और दूसरा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये भी, तो इसमें ये सवाल आ सकता है, आता है। इंग्लिश ऐसे में भी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड डेवलपमेंट का इंग्लिश ऐसे आता है, तो उसमें ये आपसे पूछा जा सकता है। सॉल्यूशन भी पूछा जाता है, इशू, काज और सॉल्यूशन ये पूछे जाते हैं हर पेपर में। आपके माइंड में इशू, काज और सॉल्यूशन होनी चाहिए हर चीज़ की। एमसीक्यूज, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एमसीक्यूज इस तरह से पूछा जाता है, वाशिंगटन डीसी में मौजूद है। वर्ल्ड बैंक का मेन पर्पज़ क्या होता है? वर्ल्ड बैंक का मेन पर्पज़ होता है दुनिया को कर्जा देती है, फिर उनको तबाह करती है। वो मेरा मतलब है कि पॉवर्टी रिडक्शन करती है और डेवलपमेंट में मदद करती है दूसरे कंट्रीज़ की, ये लिखा गया है। जनवरी 2 का करंट अफेयर का लेक्चर बिगिनर फ्रेंडली स्टाइल में। ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें, और डे 3 का इंतज़ार करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट में आप कह सकते हैं, क्विकली जवाब मिल जाएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।